जी, स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये किताब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी की लिखी हुई यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसने यकीनन बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी एक डिटेल समीक्षा है और आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि भाई ये किताब क्या कहती है, क्या है इसके खास पहलू और ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, मतलब समीक्षा के आईने में किताब को देखना अच्छा आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये खिलने के लिए पैदा होना इसका मतलब क्या है। तो समीक्षा जो है वो बताती है कि ये किताब 2011 में आई थी और ये मूल रूप से एक मोटिवेशनल किताब है। मोटिवेशनल। हाँ, इसका मकसद बहुत सीधा है। जो भी इसे पढ़ रहा है उसे उसकी अपनी अंदर की ताकत, उसकी जो छुपी हुई क्षमताएं हैं उन्हें पहचानने में मदद करना और फिर उन्हें एक सार्थक जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा देना। बिल्कुल। और ये ब्लॉसम या खिलने का जो रूपक है वो बड़ा खूबसूरत है। समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि जैसे हर फूल का अपना एक मौसम होता है, एक तरीका होता है खिलने का। सही। वैसे ही हर इंसान में भी अनोखी प्रतिभाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं। उन्हें पहचानना, सही दिशा देना, सही समय पर, शायद यही है खिलना। और ये बात डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्ति से आ रही है, जो खुद एक वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति रहे। हाँ, यही बात इसे और वजन देती है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तकनीकी या राष्ट्रीय प्रगति की बात नहीं करते थे। उनके लिए व्यक्तिगत विकास, मतलब इंसान का खुद का विकास बहुत अहम था। वो इसे राष्ट्र के विकास से जोड़कर देखते थे। वाकई ये सोचने वाली बात है। अच्छा, समीक्षा आगे बढ़ती है और किताब के कुछ मुख्य विषयों, मतलब की थीम्स पर रोशनी डालती है। पहला और शायद सबसे अहम विषय है आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी। जी, खुद को जानना। हाँ, समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है कि भाई दुनिया में कुछ बड़ा करने से पहले ये जानो कि तुम अंदर से हो क्या, तुम्हारी असली लगन, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारी नेचुरल प्रतिभा क्या है, कौन सी ताकतें हैं तुम्हारे अंदर। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब इसे एक पहली सीढ़ी मानती है। अच्छा। हाँ, मतलब जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तो अपने लिए सही लक्ष्य कैसे चुनेंगे। हो सकता है आप दूसरों को देखकर या समाज के दबाव में कुछ चुन लें। हाँ, होता है ऐसा अक्सर। बिल्कुल। और शायद उससे वो खुशी, वो संतुष्टि ना मिले। तो आत्मखोज सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि एक ऑथेंटिक, एक सच्चा जीवन जीने के लिए जरूरी है। समीक्षा का तो यही मानना है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अहम विषय, बड़े सपने देखना, ड्रीम बिग। ये तो जैसे डॉक्टर कलाम का तकिया कलाम ही बन गया था। हाँ, बिल्कुल। बल्कि उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो जुनून चाहिए, जो कड़ी मेहनत चाहिए, उसकी भी बात करती है। पर क्या ये सिर्फ एम्बिशन की बात है? शायद उससे कुछ ज्यादा। समीक्षा के हिसाब से किताब में बड़े सपने देखने का मतलब सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं है। डॉक्टर कलाम के संदर्भ में देखें तो उनके सपने अक्सर समाज से, देश की बेहतरी से जुड़े होते थे। अच्छा, यानी एक पर्पस वाला सपना। हाँ बिल्कुल, एक उद्देश्यपूर्ण सपना। ऐसा सपना जो सिर्फ आपको आगे ना बढ़ाए बल्कि आपके आसपास की दुनिया पर भी अच्छा असर डाले। समीक्षा बताती है कि किताब पाठकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को बड़े सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अच्छा, तीसरा विषय जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है वो है शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज। जी। समीक्षा के मुताबिक किताब कहती है सपने देखना तो ठीक है, पर उन्हें जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा और ज्ञान चाहिए। और ये सिर्फ डिग्री की बात नहीं है। नहीं, ये लगातार सीखते रहने की आदत की बात है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब ज्ञान को सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का जरिया मानती है। ज्ञान से आपको दुनिया समझने की नजर मिलती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता मिलती है, बदलाव लाने की ताकत मिलती है। तो समीक्षा के हवाले से कहें तो किताब का मैसेज शायद ये है कि सीखना पूरी जिंदगी चलने वाला प्रोसेस है और यही असल तरक्की की चाबी है। ज्ञान मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उसे समझदारी में बदलना। सही कहा। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डॉक्टर कलाम के दिल के बहुत करीब था, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण भारत, टेक्नोलॉजी एंड रूरल इंडिया। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये उनका एक बड़ा सपना था। समीक्षा बताती है कि किताब में इस बात पर बहुत जोर है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ शहरों तक ना रहे। कलाम साहब चाहते थे कि टेक्नोलॉजी गांवों को जोड़े, वहां के युवाओं को नए मौके दें, उन्हें देश की मुख्य धारा में लाएं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पहुंचाने की बात नहीं थी, जैसा समीक्षा उजागर करती है।
ये उस टेक्नोलॉजी को गांव के माहौल के हिसाब से रेलेवेंट बनाने की सोच थी, उसे वहां के लोगों के लिए एम्पावरमेंट का टूल बनाने की। वाह। ये दिखाता है कि डॉक्टर कलाम जमीनी हकीकत से कितने जुड़े थे। उनका जो विकास का नजरिया था वो कितना इंक्लूसिव था, सबको साथ लेकर चलने वाला। वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक साधन नहीं मानते थे, बल्कि सामाजिक बराबरी लाने, मौकों का जो फर्क है उसे कम करने का एक माध्यम देखते थे। समीक्षा के मुताबिक ये किताब उनकी इसी दूरदर्शी विजन को दिखाती है। और सोचिए, उस वक्त ऐसी बात करना जब ज्यादातर ध्यान शहरों पर था, ये काफी आगे की सोच थी। बिल्कुल। और पांचवा मुख्य विषय जिस पर समीक्षा जोर देती है वो है सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्य, पॉजिटिव थिंकिंग एंड वैल्यूज। ये भी बहुत जरूरी है। समीक्षा के अनुसार किताब कहती है कि भाई आपके पास टैलेंट हो, बड़े सपने हो, ज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आपके पास पॉजिटिव नजरिया हो और मजबूत नैतिक आधार हो। सही। अनुशासन, ईमानदारी, दृढ़ता, आशावाद, इनको एक सफल और संतुष्ट जीवन के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि बिना सही मूल्यों के आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो समीक्षा बताती है कि किताब शायद ये तर्क देती है कि सच्ची सफलता वही है जो नैतिक उसूलों पर टिकी हो। सकारात्मक सोच आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और नैतिक मूल्य आपको सही रास्ते पर रखते हैं। ये सिर्फ पर्सनल सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का भी खाका है। आपने पहले कहा था कि ये सारे विषय असल में जुड़े हुए हैं। क्या समीक्षा इस कनेक्शन के बारे में कुछ और बताती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब इन विषयों को अलग अलग नहीं देखती। ये एक पूरी कड़ी है, एक चेन है। आप आत्मखोज से शुरू करते हैं, अपनी ताकत और जुनून पहचानते हैं। उससे आपको बड़े सपने देखने का हौसला मिलता है, वो सपने जो आपके लिए वाकई मायने रखते हैं। फिर शिक्षा और ज्ञान आपको उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, साधन देते हैं। और टेक्नोलॉजी उस रास्ते को और चौड़ा कर सकती है, ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकती है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। और इन सब के ऊपर एक छाते की तरह सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्य है। ये आपकी पूरी यात्रा को सही दिशा देते हैं, स्थिरता देते हैं। ये पक्का करते हैं कि आप जो हासिल कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो। वाह। ये एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है। डॉक्टर कलाम की सोच की यही तो खासियत थी, चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर में देखना। ये वाकई एक पावरफुल फ्रेमवर्क लगता है। चलिए अब बात करते हैं किताब की ताकतों की, स्ट्रेंथ्स की, जो समीक्षा बताती है। सबसे पहले वो जिक्र करती है सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा का। इसका मतलब क्या, ये आसानी से समझ आ जाती है? हाँ, समीक्षा का यही कहना है कि भाषा सीधी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर ये सादगी विचारों की गहराई को कम नहीं करती। अच्छा। बल्कि ये उन विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। छात्र हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी आसानी से समझ सकता है, जुड़ सकता है। और प्रभावशाली इसलिए क्योंकि ये सीधे दिल तक पहुंचती है, प्रेरित करती है। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर कलाम इतने पॉपुलर थे। वो मुश्किल बातें भी सरल तरीके से कह देते थे। दूसरी ताकत जो समीक्षा बताती है वो है प्रेरणादायक असली जीवन के उदाहरणों और डॉक्टर कलाम के अपने अनुभवों का इस्तेमाल। ये क्यों खास है? क्योंकि ये बातों को सिर्फ किताबी या उपदेश जैसा बनने से रोकता है। समीक्षा के मुताबिक जब लेखक, खासकर डॉक्टर कलाम जैसे कद का इंसान, अपने जीवन के अनुभव बताता है तो पढ़ने वाला ज्यादा कनेक्टेड महसूस करता है। हाँ, भरोसेमंद लगता है। बिल्कुल, वो उदाहरण बातों को ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा रिलेटेबल बनाते हैं। लगता है कि हाँ, ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, इन्हें जिया गया है और इनसे सच में फर्क पड़ा है। ये प्रेरणा को और मजबूत करता है। तीसरी ताकत तो बहुत यूनिक लगती है, एक भविष्यवादी दृष्टिकोण जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ता है। ये कॉम्बिनेशन तो डॉक्टर कलाम की पहचान ही है। समीक्षा इसे कैसे दिखती है? समीक्षा इसे किताब की एक बहुत बड़ी खूबी मानती है। देखिए, आज की दुनिया में अक्सर हम इन तीनों चीजों को अलग अलग करके देखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। साइंस अलग, स्पिरिचुअलिटी अलग, सोशल वर्क अलग। जी, विज्ञान तर्क पर, आध्यात्मिकता शायद आस्था पर और सामाजिक जिम्मेदारी एक्टिविज्म पर। लेकिन समीक्षा के मुताबिक ये किताब दिखाती है कि ये तीनों साथ चल सकते हैं और चलने चाहिए। वैज्ञानिक तरक्की हो लेकिन इंसानी मूल्यों और आध्यात्मिक गहराई के साथ, अपना विकास हो लेकिन समाज की प्रति जिम्मेदारी के एहसास के साथ। समीक्षा शायद ये कह रही है कि किताब एक संतुलित, एक संपूर्ण जीवन का नक्शा पेश करती है
जो शायद आज के इंसान की कई उलझनों का जवाब हो सकता है। और चौथी ताकत जिसका समीक्षा जिक्र करती है वो है व्यवहारिक सलाह देना। मतलब ऐसी सलाह जिससे छात्र, शिक्षक, पेशेवर सब अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकें। तो ये सिर्फ इंस्पिरेशन देके छोड़ नहीं देती। समीक्षा का तो यही मानना है, वो कहती कि किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। पर हाँ, यहीं पर शायद हमें किताब की कुछ संभावित कमजोरियों पर भी बात करनी चाहिए, जिनका जिक्र समीक्षा करती है। हाँ जरूर, क्या है वो? बिल्कुल। पहली कमजोरी ये बताई गई है कि कभी-कभी किताब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने के बजाय ज्यादा दूरदर्शी विचारों पर, मतलब विजनरी आइडियाज पर झुक जाती है। अच्छा, मतलब ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है उसका बहुत डिटेल रोड मैप शायद न दे। हाँ, संभवतः यही बात है। समीक्षा का इशारा शायद इसी तरफ है कि ये आपको बड़े लक्ष्य दिखाती है, मंजिल दिखाती है, पर वहां तक पहुंचने के हर छोटे कदम का ब्यौरा शायद न दे। अब ये कुछ लोगों के लिए जो बहुत ठोस कदम दर कदम गाइड चाहते हैं, थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ऐसी किताबों का मकसद यही होता है? बिल्कुल। क्या इनका मकसद ही ये नहीं होता कि आपको दिशा दिखाएं, आपकी सोच को परवाज दें, न कि हाथ पकड़कर चलाएं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हर किताब हर जरूरत पूरी नहीं कर सकती। और दूसरी कमजोरी क्या बताई है समीक्षा ने? इसी से जुड़ी हुई है। वो ये है कि कुछ पढ़ने वालों को ये प्रैक्टिकल से ज्यादा आइडियलिस्टिक, मतलब आदर्शवादी लग सकती है। आदर्शवादी? कैसे? में जो ऊंचे आदर्श रखे गए हैं, जैसे बड़े सपने देखना, हमेशा मूल्यों पर टिके रहना, वो असल जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जो दबाव हैं, उनके सामने कभी-कभी अव्यवहारिक लग सकते हैं। हाँ, मतलब रोज की भागदौड़, नौकरी का प्रेशर, सामाजिक उम्मीदें। जी, इन सब के बीच उन ऊंचे आदर्शों पर चलना कितना मुमकिन है? ये सवाल कुछ पाठकों के मन में आ सकता है, ऐसा समीक्षा का मानना है। तो फिर हम घूम फिर कर वही आ गए, आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता। क्या एक प्रेरणा देने वाली किताब को पूरी तरह प्रैक्टिकल होना चाहिए, या उसका काम ही थोड़ा आदर्शवादी होकर हमें बेहतर करने के लिए उकसाना है? मेरे ख्याल से समीक्षा भी इस दुविधा को समझती है और स्वीकार करती है। शायद ऐसी किताबों की भूमिका ही थोड़ी आदर्शवादी होने की होती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम क्या बन सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। फिर ये पढ़ने वाले पर है कि वो उस प्रेरणा को अपनी जिंदगी की हकीकतों के साथ कैसे जोड़ता है। और इन संभावित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचती है? कंक्लूजन क्या है? समीक्षा का निष्कर्ष काफी पॉजिटिव है। पहली बात वो कहती है कि यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आत्म जागरूकता और राष्ट्र निर्माण का एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये इसे एक आम सेल्फ हेल्प किताब से कहीं ऊंचा दर्जा देती है। ये मानती है कि किताब का कैनवस बहुत बड़ा है, व्यक्ति से शुरू होकर राष्ट्र तक जाता है। और दूसरी बात समीक्षा कहती है कि ये किताब डॉक्टर कलाम के एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के सपने को दर्शाती है। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और उसका इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करे। समीक्षा के अनुसार ये किताब उसी सपने को सच करने की दिशा में एक कॉल है, एक आह्वान है। और ये किन लोगों के लिए खास तौर पे रेकमेंड की गई है? समीक्षा खास तौर पर छात्रों, शिक्षकों और युवा प्रोफेशनल्स का जिक्र करती है। अच्छा, स्टूडेंट्स, टीचर्स और यंग प्रोफेशनल्स। जी, शायद इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अक्सर अपने जीवन या करियर के अहम मोड़ पर होते हैं, नई दिशाएं ढूंढ रहे होते हैं या फिर दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं। समीक्षा का मानना है कि ये किताब उन्हें अपनी जिंदगी और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए जरूरी प्रेरणा और विजन दे सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो समीक्षा का नजरिया काफी तारीफ भरा है। उसने किताब को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी है और इसे उन सभी के लिए पढ़ने की सलाह दी है जो प्रेरणा चाहते हैं, प्रोत्साहन चाहते हैं और जीवन के प्रति एक साफ उद्देश्य भरा नजरिया चाहते हैं। हाँ, अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो इस समीक्षा का निचोड़ यही निकलता है कि यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम व्यक्तिगत क्षमता को जगाने पर तो जोर देती ही है, लेकिन वो इसे सिर्फ निजी फायदे तक रोकती नहीं है। समीक्षा ये साफ करती है कि किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक इंसान का खिलना, उसका विकास, उसकी सफलता समाज और राष्ट्र की तरक्की से जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर कलाम के उस अनोखे ब्लेंड को दर्शाती है जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी मिलकर एक बेहतर भविष्य का रास्ता बनाते हैं। मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि आप सफल बने, बल्कि ये है कि आप खिलें ताकि राष्ट्र खिल सके। बिल्कुल सही काम। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात सामने आती है
वो यही है कि हम सब में, हर एक इंसान में विकसित होने की, अपनी पहचान बनाने की और दुनिया में अपना योगदान देने की अपार क्षमता है। ये किताब, जैसा कि समीक्षा में बता रही है, उसी क्षमता को पहचानने, उसे जगाने और उसे सही दिशा देने की एक कोशिश है। जी। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं, जिंदगी में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर कलाम की जो प्रेरणादायक विचार हैं उन्हें और गहराई से समझना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि किताब का मूल मंत्र है, आप खिलने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ वाली, दबाव भरी दुनिया में, जहां रोजमर्रा की जरूरतें और प्रैक्टिकल मुश्किलें अक्सर हमारे बड़े सपनों और आदर्शों पर भारी पड़ जाती हैं, ऐसे में कोई इंसान अपनी उस खास क्षमता को पहचानने और उसे सींचने के लिए, उसे नर्चर करने के लिए एक्टिवली समय और स्पेस कैसे निकाल सकता है? वो कौन से छोटे ठोस कदम हो सकते हैं जो हमें उस खिलने की प्रक्रिया में मदद करें, भले ही हालात मुश्किल लगें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।